अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान गुज़िश्ता 70 साल से उन्हीं मसाइल का सामना कर रहा है जिनका आज कर रहा है। पिछले 70 साल में देखें तो हुकूमत के हुसूल के लिए जिस तरह अपोजिशन और दीगर मुतारिब ग्रुप्स एक दूसरे से नबर्द आज़मा थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ पॉलिटिक्स में किस तरह से कितना गंद उछाला जाता है, ये सारा सिलसिला आज भी जारी है। इसकी एक ताज़ा मिसाल देखें कि हुकूमत यानी पीडीएम और इमरान खान की पार्टी यानी पीटीआई एक दूसरे से किस तरह से हुकूमत के हुसूल के लिए, चाहे उसका रिज़ल्ट कुछ भी हो, लेकिन टेक्निकली देखें तो मसाइल जूं के तूं हैं। आवाम वही आटे, चीनी और घी, चाय और आम सी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए अभी तक वही ही इज़ ट्राइंग टू पीपल आर बेसिकली ट्राइंग टू get hold of these basic necessities which the 70 years have not given to Pakistani people. पाकिस्तान में जो बुनियादी चीज़ें हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट की मिसाल ले लें आप, चाहे लोगों को इंसाफ की फराहमी ले लें, चाहे बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ों का ले लें, आज तक वही बहरान जारी हैं जो कि दहाइयों पहले से चलते आ रहे हैं। टेक्निकली देखें तो सिर्फ सड़कें बनाना, अरकान पार्लियामेंट सिर्फ एक फ़ंड लेकर मखसूस लोगों को सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें कहकर वही उन्हीं चीज़ों में उलझाते जा रहे हैं जो कि 70 साल पहले से होता जा रहा है। और थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री वी हैव सीन दिस हैपनिंग कि अमीर लोग असेंबली तक पहुंचते हैं, उसके बाद उन लोगों से जो लोगों के अपने मुंतखब लोग होते हैं उनसे मिलने के लिए लोगों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और अपने मसाइल का उनको बयान करना पड़ता है, और उसके बाद भी उनको मालूम नहीं होता कि ये मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे। तो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अदरवाइज़ हालात वही हैं जो आज से पहले हर हुकूमत में चलते हुए आ रहे हैं, चाहे जरदारी गवर्नमेंट हो, चाहे नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट हो, चाहे इमरान खान गवर्नमेंट हो। सबका एक ही रोना है कि गवर्नमेंट किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट को राम करके हासिल की जाए, अपने मज़े किए जाएं, और उसके बाद मज़े करने के बाद सभी लोग मुहिब वतन होने का नारा लगाते हुए मुल्क से फ़रार हो जाते हैं, या अपनी दौलत में 2-4 5 गुना का इजाफा करते हुए या 500 गुना का इजाफा करते हुए मुल्क से फ़रार हो जाते हैं। फ़रार की लफ्ज़ इस्तेलाह मैंने इसलिए यूज़ की क्योंकि जो शख्स अपने मुल्क में रहने को तरजीह नहीं देता, लोगों के अपने मसाइल को हल करने की तरजीह नहीं देता, उसके लिए ये लफ्ज़ ज़्यादा सूटेबल मालूम होता है कि उनके लिए फ़रार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल पाकिस्तान की जहाँ तक हालत है कि सियासी अदाकार एक दूसरे से नबर्द आज़मा है कि किसी तरह बस गवर्नमेंट हमारे हाथ में आ जाए, और उसके बाद वो 5 साल अपने मज़े लेकर आवाम को उसी मंझधार में छोड़कर चलते बने, या फिर अपोजिशन में आ जाएँ, फिर वही असेंबली में चीखो पुकार, गालियाँ गलौज और इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा, और पाकिस्तानी अवाम वही के वही रुस्वा ख्वार और बेसिक ज़रूरियात की चीज़ों के लिए हुसूल के लिए वही आटे चीनी की लाइनों में धक्के खाते नज़र आएंगे जिस तरह से पहले से नज़र आते रहे। बहरहाल दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, जिस वक्त पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल का लोगों को सामना है, उस वक्त दुनिया जिस तेज़ी से एक नई सिमत की तरफ गामज़न है, उसका शायद आम पाकिस्तानियों को इल्म भी ना हो। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड और यहाँ मैं लिख कर आया हूँ आपके लिए। 2021 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनखला किया। 2021, इट वाज अगस्त 2021, द टाइम व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स ऑप्टेड टू लीव अफगानिस्तान to country and tried its best to leave the country in a fashion that it was running in previous time in Ashraf Ghani's government. लेकिन हुआ ये कि तालिबान ने चूँकि इतनी जद्दोजहद की थी, तालिबान ने इतनी अपनी कुर्बानियाँ दी थी, तो वो चाहेंगे कि डेफिनेटली उनका मुल्क अपनी अपनी मर्ज़ी से चले, ना कि अमेरिका की या दुनिया की मर्ज़ी से। यही वजह है कि अपनी पसंद के अंदाज से मुल्क ना चलाने की वजह से अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने अफ़गानिस्तान की अरबों डॉलर्स मालियत के जो असासाजात थे, इमदाद थी और दीगर पैसे, रुपए पैसा था या डॉलर्स थे, वो मुंजमद कर दिए, और अफ़गानिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है कि किसी तरह वो हमारी शराइत पर आ जाए तो हम उन्हें ये पैसा दे दें। पुराने तरक्की याफ्ता ममालिक के मसाइल और हैं, तरक्की पजीर और गुर्बत का शिकार मुल्कों के मसाइल दूसरी तरफ हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में एक नई जंग छिड़ चुकी है, जिसके लिए जो कॉमन वर्डिंग्स या कॉमन इस्तेलाहात यूज़ की जा रही हैं, उसके लिए कहा जाता है कि ये वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए एक जंग छिड़ गई है। इस वक्त अमेरिका जिस वर्ल्ड ऑर्डर का चैम्पियन है, उसकी चौधराहट को एक तरह से ललकारा है रूस ने और चाइना ने।
अफ़गानिस्तान से ज़लील होने के बाद जब अमेरिका के पास करने के लिए और कुछ नहीं था, तो वो सीधा भागा साउथ चाइना सी में चीन को मुश्तइल करने के लिए, ताकि किसी तरह से एक नया महाज़ खुल सके और वो अपने असले की फैक्ट्री से बना हुआ असला बेच सके अपने इत्तेहादी ममालिक को और एक नई जंग का सामान माहौल पैदा हो सके। लेकिन उसी वक्त सूरत-ए-हाल को भांपते हुए रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस के यूक्रेन पर हमला करने की वजह ये नहीं थी कि यूक्रेन नेटो में जाना चाहता था। झगड़ा 2014 में उसी वक्त शुरू हो चुका था जब 2014 में यूक्रेन में नए इंतखाबात हुए थे। उसके नतीजे में एक नई हुकूमत आई थी और वो हुकूमत ऐसी थी कि जिसमें यूरोपियन यूनियन ने खुद ही कहा था कि ये जमहूरियत की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे ही यूक्रेन रूस की तरफ माइल होना शुरू हुआ, तो यूक्रेन में मुजाहरे शुरू हुए और इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली पिछली हुकूमत जाती रही और नई व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हुकूमत आई। ज़ेलेंस्की की हुकूमत ने आते ही नेटो में जाने की ख्वाहिश का इज़हार किया, जो कि रूस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि रूस नेटो की तोसी पसंदाना अज़ाइम से 2014 से ही शिकायत करता आ रहा था और ज़ेलेंस्की की आमद के साथ ये मसाइल जब उभर कर सामने आए, तो अल्टीमेटली रशिया के पास यूक्रेन पर हमला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो जैसे ही साउथ चाइना सी का महाज शुरू किया, तो रूस ने अमेरिका को एक नए महाज की तरफ खींच लिया। इब्तदाई तौर पर अंदाजे थे, तखमीने थे कि रूस जो है वो इस जंग को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने तक ही चला पाएगा और उसकी वजह ये थी कि यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने मिलकर, इत्तेहादियों ने कह लें या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने कह लें कि मिलकर रूस पर इतनी बदतरीन पाबंदियाँ आयद की कि उनको यकीन था कि इन पाबंदियों की वजह से यूक्रेन जंग से रूस निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना सिर्फ ये कि रूस का कोई बाल भी बीका नहीं कर सका, बल्कि रूस पर मुनहसर, रूस पर इन्हिसार करने वाले वो यूरोपीय ममालिक जो कि उसके सस्ते तेल और गैस से मुस्तफ़ीद हो रहे थे, इस्तिफ़ादा कर रहे थे, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो तेल जो कि यूरोपियन यूनियन को सस्ता पड़ता था, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली महंगा पड़ गया। रूस की यूरोप तक गैस पहुंचाने वाली पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 एंड 2 को अमेरिका ने साजिश के तहत तबाह किया। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि ये गैस पाइपलाइन तबाह करने में अमेरिका का ही हाथ था। सिमोर हर्श सियासतदान, सिमोर हर्श, माज़रत के साथ, सिमोर हर्श एक पुलित्ज़र प्राइज़ विनर, एक तहकीकाती जर्नलिस्ट है। ही इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ही हैज़ जस्ट ब्रोकन अ स्टोरी कि गैस पाइपलाइन तबाह करने की प्लानिंग जो है गुज़िश्ता साल से ही अमेरिका कर चुका था और ये पाइपलाइन तबाह करने में भी अमेरिका का ही हाथ है। सो अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि रूस जो सस्ती गैस और तेल यूरोपियन यूनियन को फ़रोख्त कर रहा था इन 2 गैस पाइपलाइंस के ज़रिए, उसका सिलसिला बंद हो चुका और अब यूरोपियन यूनियन के स्लोली एंड ग्रेजुअली महंगी गैस ख़रीदने की वजह से, अमेरिका से महंगी गैस ख़रीदने की वजह से यूरोपियन यूनियन के जितने भी इदारे हैं उनको शदीद माली मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसकी एक मिसाल ये भी है कि जो गैस और जो तेल पहले रूस ₹1 में ख़रीदता था, वो अब उसे ₹2 में हासिल करना पड़ रहा है अमेरिका के लिए। इसमें विन विन सिचुएशन किसके लिए हुई? इसमें विन विन सिचुएशन बज़ाहिर अमेरिका के लिए ही हुई, क्योंकि एक तरफ ना सिर्फ उसने रूस को यूक्रेन के साथ लड़ा के उसकी इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश की, बल्कि दूसरा उसने जो बेनिफिट हासिल करने की कोशिश की वो ये थी कि यूरोपियन यूनियन को रूस के पंजे से या रूस के गलबे से निकाल कर अपने कैंप में लेकर आए। ज़ाहिर तो उसमें ये कामयाब हो चुका है कि वो रूस की गैस पाइपलाइन को तबाह करके यूरोपियन यूनियन को अपने ज़खायर से गैस फ़रोख्त कर रहा है, जिससे उसकी आमदनी में इजाफ़ा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे जैसे डी-डॉलराइजेशन, ऐसे ममालिक, डी-डॉलराइजेशन की इस्तिलाह मैंने इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि वो ममालिक जो इस वक्त रूस के साथ हैं, अमेरिका के गलबे से और अमेरिका की मुल्क को तबाह करके छोड़कर भागने की पॉलिसी से जो लोग बेज़ार हो चुके हैं, जो मुल्क बेज़ार हो चुके हैं, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अब रूस के कैंप में जा रहे हैं। और यही वजह है कि रूस ने अमरीकी पाबंदियों, मगरबी पाबंदियों से निमटने के लिए पहली शर्त किसी भी मुल्क को तेल फ़रोख्त करने या गैस फ़रोख्त करने के लिए जो शर्त आयद की थी, वो ये थी कि आप लोगों को अगर गैस चाहिए, तेल चाहिए, तो आप डॉलर की बजाय हमसे हमारी करेंसी में लें। इससे रूस का फ़ायदा क्या हुआ? इससे रूस की करेंसी स्ट्रॉन्ग हुई। रूस की करेंसी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से
उस पर जो पाबंदियाँ मगरबी ममालिक ने आयद की थी उसका असर इब्तदाई तौर पर तो ऑफ कोर्स उसको हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया का माहौल डॉलर्स के थ्रू चल रहा है। तो डॉलर से रुबेल की तरफ आने का सफ़र रूस के लिए यकीनन इब्तदाई 2-4-5 महीने के लिए यकीनन मुश्किल हुआ होगा ऑफ कोर्स, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पाबंदियाँ अपना असर खोती चली गई और अब IMF के अपने सालाना माहाना सहमाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन इकनॉमी इज़ गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और ये इस बात का इशारा है कि दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। डी डॉलराइजेशन का मतलब कई ममालिक स्लोली एंड ग्रेजुअली रूस और चाइना के साथ मिलकर डॉलर के इस्तेमाल को ख़त्म करते जा रहे हैं, क्योंकि इन तमाम मुल्कों को यकीन हो चुका है कि जिस तरह अफ़गानिस्तान को छोड़कर अमेरिका भाग गया था, इसी तरह कहीं अगर मुस्तक़बिल में हमसे मुआहदा करने के बावजूद अगर अमेरिका भाग गया या अगर हम पर पाबंदियाँ आयद कर दी किसी तरह से, जिस तरह रूस पर आयद की गई हैं, और हमारे डॉलर्स बंद हो गए, तो हमारी इकनॉमी का क्या होगा। यही वजह है कि दुनिया के कई ममालिक रूस के साथ मिलकर डी डॉलराइजेशन की इस गेम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त दुनिया एक नई जंग में मुब्तला हो चुकी है, जिसमें डी डॉलराइजेशन का ख़ात्मा होने को है या ख़ात्मा होने की तरफ दुनिया के मामलात बढ़ रहे हैं, उस वक्त पाकिस्तान में डॉलर्स का बढ़ता रेट और IMF की सख्त से सख्त शराइत किस तरफ, किस सिमत में मुल्क को ले जाएंगी, ये देखना बाकी है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह हम अपने नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।